सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम लोग अध्ययन कर रहे थे, कुछ नए नए तथ्यों के बारे में सीख रहे थे, जानकारियां अर्जित कर रहे थे। हम लोग कविता पढ़ रहे थे और कविता का नाम था गजल, और उस गजल कविता के रचनाकार थे दुष्यंत कुमार जी। दुष्यंत कुमार जी जिसका जीवन परिचय आपने पिछले वीडियो में जाना था। इस कविता को पढ़ने से पूर्व आइए जान लेते हैं कविता की पृष्ठभूमि, कविता की कुछ खास बातें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रस्तुत गजल जन जागरण का संदेश देती है। कवि देश की स्थिति को देखकर निराश है। आजाद भारत के लिए उन्होंने सपना लिया था कि पूरा देश भ्रष्टाचार, सामाजिक रूढ़ियों, बेरोजगारी, आतंकवाद जैसी समस्याओं से अवमुक्त हो जाएगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिससे कवि क्षुब्ध है वह समाज के अभावों और उनके प्रति लापरवाह एवं निष्क्रिय लोगों को जगाने का प्रयत्न करता है। आइए देखते हैं आज की हमारी कविता क्या है। आज की गजल की कुछ पंक्तियां हैं, जैसा कि हमने आपने कल गजल का रक्षा स्वादन किया। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और लय वही है जैसी पिछली कविता की थी पूर्ववत। आइए हम और आप मिलकर इसको गुनगुनाने का प्रयास करते हैं। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, कि एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, कहाँ तो तय था चिराग जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप इस गजल को गुनगुना सकते हैं, लयबद्ध कर सकते हैं। आइए हम इस गजल का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि गजल की पंक्तियां हैं, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही। यह खुदा से कभी ईश्वर को संबोधित करता है, कभी एक आस्थावादी दृष्टिकोण विकसित करना चाहता है, और यदि आप व्यापक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो यहाँ सामाजिक विकास से है। सामाजिक विकास को लेकर के कुछ सपने व्यक्ति के मन में हैं, कवि के मन में है, आप कह लीजिए। उसी को के संदर्भ में कवि कहता है खुदा नहीं ना सही। मैं मानता हूं सामाजिक विकास अभी तक नहीं हुआ, नहीं सही, कोई समस्या नहीं। आदमी का ख्वाब तो है, आदमी के अंदर कम से कम सामाजिक विकास का सपना तो है। अर्थात आज हमारा समाज विकसित नहीं है, कोई समस्या नहीं है, परंतु यदि आज के वर्तमान परिवेश में निवास करने वाले लोग एक उन्नत, समृद्ध, स्वस्थ समाज की परिकल्पना अपने हृदय में सजो करके निरंतर कर्मशील है, तो एक न एक दिन उस लक्ष्य को अवश्य पूरा कर लिया जाता है। इसे कवि कहता है कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, एक सुंदर सा सपना, एक अच्छे समाज की परिकल्पना यहाँ के लोगों के हृदय में समाहित है। यदि यहाँ के लोगों के हृदय में एक आदर्श, स्वस्थ, समृद्ध, भ्रष्टाचार मुक्त, सामाजिक रूढ़ियों से अवमुक्त समाज की परिकल्पना यदि लोगों के हृदय में विद्यमान है और उसी को धारण करके व्यक्ति नित्य कर्मशील है, तो एक न एक दिन अवश्य हमारा समाज उसकी परिकल्पना के अनुरूप होगा, जिसका संदेश इस पंक्तियों के माध्यम से दिया जा रहा है। कवि कहते हैं कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। यहां से कभी बताना चाह रहा, सबसे पहले आप कठिन शब्दों का अर्थ जान लीजिए। मुतमईन एक शब्द है जिसका मतलब है विश्वस्त। पत्थर है, पिघल से आप जानते हैं पिघलना, बेकरार से हमारा तात्पर्य है बेचैन होना।
कवि कह रहा है यहाँ के जो लोग हैं, इस देश में जो रहने वाले लोग हैं, वो मुतमईन है, विश्वस्त है, वो ये मान चुके हैं कि पत्थर अर्थात जो पत्थर रूपी सामाजिक विसंगतियां हैं, सामाजिक रूढ़ियां हैं, कुप्रथाएं हैं, भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार जैसी व्यवस्था है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। परंतु कवि कह रहा है मैं ऐसे ही लोगों की आवाज में असर के लिए, मैं ऐसे ही लोगों को जगाने के लिए बेचैन हूं। अर्थात इस शेर के माध्यम से कवि सामाजिक क्रांति, आप कह सकते हैं जन जागरण की ओर इंगित करता है। कवि कह रहा है समाज में जो लोग यह मान चुके हैं कि मेरे कार्य करने से आज समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने वाला है, कभी ऐसे ही लोगों को जगाने के लिए, ऐसे लोगों के आवाज में असर पैदा करने के लिए बेचैन है। कभी आगे कहता है तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। इसमें भी कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे निजाम शब्द है, निजाम उर्दू भाषा का शब्द है, तो इसका अर्थ होता है शासक या राजा से आप ले लीजिए, जुबान आप जान ही रहे हैं। शायर का मतलब कवि से लिया गया है जो कविताएं करता है। एहतियात का मतलब है सावधानी, और बहर से हमारा तात्पर्य छंद, जो कवि की रचना है। कवि यहां कह रहा है कि तेरा निजाम है, आपका शासक है, आपकी सत्ता है, आपकी सल्तनत है, आपके अंदर पावर है, तो सिल दे जुबान शायर की, तो हम शायरों की, हम कवियों की, जो समाज में समाज को जागृत करने वाले लोग हैं, उनको दबा दीजिए, उनकी आवाज को नष्ट कर दीजिए। यह एहतियात, यही सावधानी जरूरी है इस बहर के लिए, इस छंद के लिए। अर्थात यह कहने का तात्पर्य है कि सत्ता की, कुर्सी की या श्रेष्ठता के पद पर आसीन होकर के अपने विरुद्ध उठने वाली हर किसी आवाज को दबा देना एक प्रकार से समस्याओं से निजात पाने का उपाय है। इसी बात को यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। अर्थात यहाँ से हम एक संदेश ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं तानाशाही शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। शासकों को कभी संबोधित कर रहा है कि तेरा निजाम है, तुम्हारी सत्ता है, आपके अंदर पावर है, और उस सत्ता के विपक्ष में जो बोलने वाले कवि हैं, उन कवियों की आवाज को खामोश कर दीजिए, उसको दबा दीजिए, उसको नियंत्रित कर लीजिए, यही जरूरी है। अन्यथा उनकी आवाज, उनके शब्द जब भी लोगों के कानों में गूंजेंगे तो जन जागरण, सामाजिक क्रांति होगी। कवि आगे वर्णन करते हुए कहता है जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। पिछला शेर कुछ ऐसा था कि कहीं ना कहीं आपको निराशावादी दृष्टिकोण की ओर प्रेरित करता हुआ दिखाई दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कविता सकारात्मकता से अवमुक्त होकर के नकारात्मकता की ओर बढ़ जाए। इसलिए कवि अगले शेर में देश प्रेम से उत्प्रोत बातें लिखता है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। यहाँ आपको दो चीजें जानना है, एक बगीचा, वही जी हाँ बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं, आपके आसपास का जो बगीचा है, और गुलमोहर एक प्रकार का फूल का वृक्ष है। यहाँ बगीचे से आप मान लीजिए अपने पूरे भारत देश को, और गुलमोहर से मान लीजिए यहाँ का जो समाज है और यहाँ की जो स्थितियां हैं। तो कवि कह रहा है जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, अर्थात हम निरंतर अपने भारत देश में ही रह करके अपने भारत देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें, मन से, कर्म से, वाणी से अपने देश को विकसित करने का प्रयास करें, अपने देश को स्वस्थ समृद्ध बनाने का पूरा प्रयास करें। यदि किंचित कारणों से हम देश के बाहर भी चले गए और वहां हमारी मृत्यु हो गई गैर की गलियों में, अगर हमारी मृत्यु गैर की गली में हो गई, यदि हमारा जीवन दूसरे की गली में जाकर नष्ट होता है, तो किस उद्देश्य में नष्ट हो, इसको स्पष्ट करते हुए कवि कह रहा है मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। इसी देश के लिए, अपने देश की सुख शांति और समृद्धि के लिए ही हमारा अपना पूरा जीवन, हमें अपनी पूरी शक्ति, हमारा अपना प्राणपण समर्पण पूरे अपने देश के लिए। इस प्रकार से इस शेर में कवि तन मन धन से अपने देश के प्रति समर्पित होने का आह्वान करता है। ये इस कविता का अर्थ था। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कविता का व्याकरणिक परिचय अर्थात काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में जैसा आप जानते हैं पहले हम भाव सौंदर्य स्पष्ट करते हैं। भाव सौंदर्य में कविता की खास बातें होती हैं, कविता की कुछ खास प्रमुख तथ्य हैं, जैसे कवि सामाजिक क्रांति के लिए व्यग्र है, छोटे छोटे स्वाभाविक शब्दों का
प्रवाहपूर्ण प्रयोग हुआ है। कवि का आशावादी दृष्टिकोण कविता में प्रस्तुत हुआ है। इसके बाद हम लोग शिल्प सौंदर्य लिखेंगे। शिल्प सौंदर्य आपको विदित है कि कविता का व्याकरणिक पक्ष होता है। व्याकरणिक पक्ष में कविता में उर्दू शब्दावली का प्रयोग हुआ है। भाषा में सहज प्रवाह और गतिशीलता है। शैली लाक्षणिक है। गैर की गलियों में मरने का बिंब अत्यंत प्रभावशाली है। गुलमोहर प्रतीक का प्रभावशाली प्रयोग किया गया है। आज के इस अंक में इतना ही। आइए हम लोग देखते हैं कि आज के अंक में हमने क्या सीखा इस कार्यप्रपत्र के माध्यम से। आज के कार्यप्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है, कवि खुदा के विचार से क्यों प्रसन्न है? कवि किस कारण असंतुष्ट है? कवि के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत के लोग किस विश्वास पर अडिग हैं? प्यारे बच्चों, आज के अंक में बस इतना ही। फिर किसी नई कविता के साथ एक नए दिन, एक नई उमंग, नए जोश के साथ हम और आप फिर से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय।